हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे ऑन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर न्यूमेरिकल्स ऑन दैट एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज फ्रिक्शन। ओके, अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो आप लोगों ने पहले से देखते हैं कि फ्रिक्शन आया कैसे, मतलब किस तरह से फ्रिक्शन के बारे में जाना गया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या कहा था उसने कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो बॉडी मूव करती ही रहेगी। ठीक है, ये कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स है तो बॉडी मूव करेगी। दूसरी चीज क्या कही थी कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर एक्ट नहीं करता है तो एक बॉडी जो कि रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी, एक बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। ना तो रेस्ट वाली बॉडी मोशन में आ सकती है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स और ना ही मोशन वाली बॉडी रेस्ट में आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने काफी चीजें देखी होंगी क्या कि जब कोई रोलिंग बॉल होती है वो आफ्टर सम टाइम रुक जाती है। रुकती है या नहीं रुकती है? बोलो, रुक जाती है। जब जैसे ही आप लोग साइकिल चला रहे हो तो जब साइकिल चलाते चलाते आप पैडलिंग करना छोड़ देते हो तो साइकिल रुक जाती है। अगर कार चला रहे हो तो कार का इंजन बंद कर देते हो, जब जैसे इंजन बंद किया थोड़ी देर बाद कार भी रुक जाती है। तो ऐसा क्यों? अरे कोई बात नहीं, हमने फोर्स नहीं लगा रहे हम उस चीज पर, लेकिन हमने तो फोर्स लगाकर उसको छोड़ा है ना। तो फोर्स लगाकर हमने छोड़ दिया तो वो मोशन में थी, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ मोशन में ही रहनी चाहिए थी, फिर वो मोशन में क्यों नहीं रही? तो यहां से दिमाग में आया कि कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स जरूर है जो मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। और उस अपोजिंग फोर्स का ही नाम क्या दिया गया? फ्रिक्शन। ठीक है, अपोजिंग फोर्स का क्या नाम दिया? फ्रिक्शन नाम दिया। तो वो जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है आपके पास? एक अपोजिंग फोर्स ही होता है। फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स दैट अपोजेस द मोशन। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स है और हमेशा क्या करेगा? मोशन का अपोज करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगा? मोशन का अपोज करेगा। इसका नेचर यही है, इसका काम यही है। और क्या क्या काम है इसका? मोशन का अपोज करना इसका काम है। ठीक है, तो देखो भाई अब क्या कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो क्या उस पर फ्रिक्शन नहीं लगता है, उस पर अपोजिंग फोर्स नहीं लगता है। अब एक बॉडी रुकी हुई है, आप उस बॉडी को, इस डस्टर को मैं अपने हाथ पर मूव करवाना चाहती हूँ तो भी मैं सिंपली मूव करवाना चाह रही हूँ, मैंने इतना फोर्स लगाया नहीं चला, इतना लगाया नहीं चला, इतना लगाया तो चला। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब बॉडी रुकी हुई होती है तब भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, जब बॉडी एक दूसरे के ऊपर चल रही होती है तो भी फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है। ठीक है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स दोनों कंडीशंस में एक्ट करता है, इन केस ऑफ मूविंग भी और इन केस ऑफ स्टैटिक पोजीशन भी। जब आप रुके हुए हो तब भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा और जब आप चल रहे हो उस टाइम पर भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स is the opposing force that acts between the surfaces in contact tangentially। अभी समझाएंगे टेंजेंशियली का क्या मतलब है। टेंजेंशियली, ठीक है, टेंजेंशियली वो क्या करता है? एक्ट करता है। और इसके साथ ही क्या होगा? एंड ऑल्सो एंड अपोजेस द मोशन, ठीक है। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? फ्रिक्शनल फोर्स इज द अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है आपके पास? एक तरह से अपोजिंग फोर्स है that acts between the surfaces in contact। वो क्या करता है? उन सर्फेसेस पर एक्ट करता है जो दोनों सर्फेसेस कांटेक्ट में है। एक सर्फेस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। आप ऊपर ऊपर बाल्टी को उठाओ और ले जाओ, क्या अर्थ ये कहेगी कि मैं इस बाल्टी को नहीं चलने दूं? बिल्कुल नहीं कहेगी। आप उसको गिरा दोगे तो अलग बात है, गिर जाएगी, अपनी तरफ खींचती है वो, लेकिन उसके मोशन को बिल्कुल अपोज नहीं करती। इसका मतलब फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कब कांटेक्ट में आएगा? सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे कांटेक्ट में आएगा जब आपके पास
रिलेटिव मोशन हो, और किस में हो, दो बॉडीज है वो दोनों किस में है, कांटेक्ट में है। तो एक और चीज, जो फ्रिक्शन है वो कब एक्ट करता है, फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन वन बॉडी इज moving on other or even tries to move on other body। ठीक है, अगर कोई बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो उस पर फ्रिक्शन जरूर लगेगा ही लगेगा, चाहे वो बॉडी एक दूसरे के ऊपर चल रही है या फिर कांटेक्ट में है, स्टैटिक है, खड़ी है। ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब लिखो रीजन ऑफ द फ्रिक्शन, व्हाट इज द रीजन ऑफ द फ्रिक्शन। तो क्या था भाई, दो व्यूज हैं, एक तो ओल्ड व्यू, ठीक है, कि सबसे पहले तो किस तरह से उन्होंने फ्रिक्शन का रीजन बताया। तो पहले ओल्ड व्यू था। ओल्ड व्यू क्या था कि फ्रिक्शन किस वजह से आता है, ओल्ड व्यू में फ्रिक्शन का रीजन क्या दिया था, दैट फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द रफ सरफेसेस। क्या देखा गया कि अगर ये कोई सरफेस है, ठीक है, इसमें ये क्या है, एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ठीक है, तो बताओ ए सरफेस में ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं या बी सरफेस में। ए में ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं, ये ज्यादा रफ है, बी में कम इरेगुलरिटीज हैं। तो अगर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेकर जाना है, यहाँ पर, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पर ये मान लो ये वाला पॉइंट 1 मिलीमीटर ऊपर है इस पॉइंट से, तो आपको सिर्फ 1 मिलीमीटर उठाना पड़ा। यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, अब आपको यहाँ लेकर जाना है और ये पॉइंट 1 सेंटीमीटर ऊपर है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाना पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने क्या डिस्कशन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर सरफेस में ज्यादा रेगुलरिटीज हैं, मोर विल बी इरेगुलरिटीज, then more will be friction, ठीक है, जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो ये था हमारे पास ओल्ड व्यू। अब इस ओल्ड व्यू की वजह से, ओल्ड व्यू ने क्या कहा, ओल्ड व्यू ने जो दूसरा कंक्लूजन दिया, जो दूसरी चीज बताई, वो उन्होंने क्या बताई कि जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, मोर विल बी द एरिया ऑफ कांटेक्ट, फर्स्ट ये लिख लेना, सेकंड ये लिख लेना, मोर विल बी द एरिया ऑफ कांटेक्ट, मोर विल बी फ्रिक्शन, बट इसके साथ ही इसकी क्या आ गई, लिमिटेशंस आ गई। ठीक है, चलो हमने मान लिया रफनेस की वजह से होती है, इरेगुलरिटीज होती है, कोई बात नहीं है, हमने वो चीज मान ली, बट इसके साथ ही होता क्या है, अगर आपने वो सनमाइका वाली टेबल देखी होगी सनमाइका वाली टेबल, तो उस पर क्या है, आप पानी डाल दो और फिर उस पर एक पेपर को रख दो, क्या आप उस पेपर को फिर खिसका सकते हो, मैं आपको कंप्यूटर इसको खिसका दो, थोड़ा सा स्लिप करवा दो, कर सकते हो, नहीं होगा। बट वहीं पर अगर उस टेबल पर बिल्कुल साफ होती, सूखी हुई टेबल होती, उस पर आपको पेपर को स्लिप करवाना होता, इजिली करवा देते। दैट मीन्स अरे पानी गिरने के बाद तो और ज्यादा स्मूथ हो गई, तो कम फ्रिक्शन होना चाहिए था ना, इरेगुलरिटीज कम हो गई है, स्मूथ हुई है, तो यहां से फ्रिक्शनल फोर्स तो उसमें क्या हो गया, ज्यादा हो गया, वो तो पेपर तो बिल्कुल भी जाना ही नहीं चाहता, उसकी तो बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई। ठीक है, अब आपका जो दोस्त है, ठीक है, वो आपका दुश्मन थोड़ी ना है, वो आपका दोस्त है, आपका क्लासमेट है, आपको कह रहा है कि आप अपने साथ चलो, जब आपका दोस्त आपका क्लासमेट है, साथ साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही आप आगे जाने लगे तो आपको आगे जाने देगा क्या, वो आपको फ्रिक्शनल फोर्स से पीछे खींचने की काम करेगा। तो वही फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जब वो पीछे खींचने के काम कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हर जगह आपको दिखाई दे ही जाएगा। ठीक है, चाहे नॉर्मल लाइफ की बात करो या फिर अपनी स्टडीज की या पूरे नेचर की। तो यहां से देखो क्या हुआ भाई,
ये लिमिटेशन आ गई कि जैसे ही हमने इसमें तो इरेगुलरिटीज को क्या बताया था, उसका रीजन बताया था, लेकिन हमने तो इरेगुलरिटीज बिल्कुल ही खत्म कर दी, फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स क्यों नहीं हुआ। तो फिर आया हमारे पास मॉडर्न व्यू। देन राइट डाउन अबाउट द मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू सेज दैट द रीजन ऑफ फ्रिक्शन इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, क्या है रीजन फ्रिक्शन का? इंटरमोलिकुलर फोर्स। मॉडर्न व्यू ने क्या बताया? The reason of friction is the intermolecular force between the surfaces in contact. Between the surfaces in contact. ठीक है, क्यों? देखो, ऐसा चेक किया गया कि जिस तरह से ये कहा है, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, इस ऑब्जेक्ट को आप मूव करवा रहे हो और ये रफ सरफेस है नीचे वाला, तो ओल्ड व्यू ने ये स्टेटमेंट दी थी ना कि जितना ज्यादा आपके पास एरिया ऑफ कांटेक्ट उतना कम फ्रिक्शन। ठीक है, तो उन्होंने उतना ज्यादा फ्रिक्शन ये कहा था। अब देखो, यहां से इस पर एरिया ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल ही कम है, यहां पर भी एरिया ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल कम है, यहां पर भी एरिया ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल ही कम है, बाकी तो एरिया कांटेक्ट में है ही नहीं, ये तो इसके ऊपर है। लेकिन क्या देखा गया कि इन पॉइंट्स पर, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन पर जो अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो चुका है ना कि वो इसको स्लिप होने ही नहीं देते, वो इसको चाहते ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग एडहेशन फोर्स, बिल्कुल चिपक गए हैं बहुत ही स्ट्रॉन्गली। अब देखो ये होता क्या है, मान लो कोई एक एटम है, आपके पास कोई एक मैटर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज है, आप दूसरा एटम इसके ऊपर लेकर आए, आपने इस तरह से मूव करवाया, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या हुआ कि कुछ जो एटम्स है वो दिखाई दे रहा है ऐसे फंस गए। ठीक है, फंस गए, आप मूव करवाना चाहते थे, तो इस वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम थी, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम थी तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। अब क्या हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। देखो, एक के ऊपर पॉजिटिव आ चुका है और एक के ऊपर नेगेटिव आ चुका है, तो अब एक के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर नेगेटिव, ये कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये अगर आप अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो 12th में पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अभी इतना याद रखो कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये क्या हो गया आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसीलिए जब आप ये ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो तो ये मूव नहीं करता है। आपने थोड़ा फोर्स लगाया, कम ज्यादा और ज्यादा, फिर कुछ एक डेफिनाइट फोर्स पर मूव करने लगता है। ठीक है, तो ये रीजन था कि फ्रिक्शनल किस वजह से, फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो किस वजह से आता है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, रीजन तो एटलीस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मॉडर्न व्यू ने क्या बताया? मॉडर्न व्यू ने बताया, ये लाइन लिख लेना भाई साथ में। ठीक है, modern view tells that the frictional force does not depend on the area of contact. area of contact पर frictional force depend नहीं करता, क्योंकि जैसा यहाँ पर देखा गया था, जैसा ओल्ड व्यू ने बताया था कि ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा, बट यहाँ पर तो एरिया ऑफ कांटेक्ट तो क्या है? कम ही है, बट फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये दो टाइप का होता है, पहला तो स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके, ये भी दो टाइप का होता है। ठीक है, एक तो सेल्फ एडजस्टिंग, दूसरा लिमिटिंग, और ये होता है आपके पास स्लाइडिंग
और ये होता है रोलिंग। ओके, तो देखो भाई, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, चल गया, कहाँ गया वो, चलकर ढूंढ कर लाना पड़ेगा। कैप तो पता नहीं कहाँ गई। तो चलो, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसके ऊपर चलकर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये जब इसके ऊपर चलकर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये इसको नहीं चलने दे रहा। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उस टाइम पर भी फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। स्टैटिक पोजीशन पर भी फ्रिक्शनल फोर्स है। दूसरा, जब कोई एक कार है, जैसे ही वो एक रोड के ऊपर मूव कर रही है, आपने इंजन को ऑफ किया तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, कार बंद हो जाती है। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट चल रहा है उस टाइम पर भी फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। दोनों में फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब दोनों बार क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। दोनों बार में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, चाहे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या फिर स्टैटिक हो। तो ये देखो, अब आपके पास जब स्टैटिक है तो आप कौन से फ्रिक्शनल फोर्स को, कौन से फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहोगे। इसने नीचे वेट लगाया एम जी, इसने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया आर, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन किस तरह से लगता है, बिल्कुल वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। जो अर्थ ने अपोजिट ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया है, ठीक है। अगर ये सरफेस इस तरह से होता तो ये नॉर्मल रिएक्शन को इस तरह से लगाती, ठीक है। वेट तो उस टाइम पे भी ऐसे ही लगता mg, बट नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, टू द सरफेस इन कांटेक्ट। जिस सरफेस के बॉडी कांटेक्ट में है उस सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा, याद रखना ये चीज, ओके। आगे बहुत काम आएगी। तो आपने फोर्स लगाया है इधर की साइड, ओके, ये आपने फोर्स लगाया है, ये नीचे mg, ये ऊपर r, ओके। या फिर आप कह दो कि ये आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया है, ये तो सिंपल हो गया, थोड़ा सा इससे समझो। ये आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया है तो इसका अपोजिट फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। इधर फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लगेगा ना। तो आप कौन से फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहोगे, इस वाले फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहोगे या इस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहोगे। बॉडी के ऊपर तो बहुत सारे फोर्सेस हैं, है ना, फोर्सेस। और जब हमने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, इसका मतलब हमने क्या कह दिया कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0। तभी तो फोर्स क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, है ना, तभी तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अब इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसका क्या, ये भी तो है ना। तो यहां से देखो, इसका ये वाला कंपोनेंट एफ कोस थीटा, कौन सा कंपोनेंट है ये, एफ कोस थीटा। इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा और आर, ये तो क्या करेंगे, बॉडी के वेट को बैलेंस करेंगे। और जो ये एफ कोस थीटा है, इसके इक्विवेलेंट अपोजिट कौन सा होगा, ये बॉडी को मूव करवाएगा ना, तो इसके इक्विवेलेंट अपोजिट इधर कौन सा लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग टेंजेंशियली, जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनके टेंजेंट के अलोंग एक्ट करता है। अपने डायरेक्शन ये इधर होगा या फिर इधर होगा, ये एडजस्ट कर लेता है किसके अकॉर्डिंग, कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर मोशन आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ, मोशन पीछे की तरफ होना चाहता है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ, मतलब कभी साथ नहीं चलना चाहता, हमेशा अपोजिट चलना चाहता है, ठीक है। अब देखो भाई, ये हो गया आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। ये तो था जब हमने एक एंगल पर फोर्स लगाया। अब अगर हम इस तरह से फोर्स लगाते, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स लगाया आपने, इधर आर लगा और इधर क्या लगा, एम जी। तो आप ये फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। इन दोनों का तो हमने मान लिया कि सम कितना हो गया है, टोटल 0 हो गया है। बट व्हाट अबाउट इट, इसकी वजह से क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो बॉडी को पीछे की तरफ खींच रहा है, और वो फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। आपने इस फोर्स को 1 न्यूटन किया, बॉडी नहीं चली, 2 न्यूटन किया, बॉडी नहीं चली, 3 न्यूटन किया, फिर भी नहीं चली, 10 न्यूटन किया, फिर भी नहीं चली। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स, जब आपने 1 न्यूटन किया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना था, 1 न्यूटन। जब 2 न्यूटन किया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना था, 2 न्यूटन। 3 न्यूटन किया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 3 न्यूटन। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है,
सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा। और ये कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी अभी तक चली नहीं है। ठीक है, कौन सा फोर्स है ये? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। और ये क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब जैसे आपने 11 न्यूटन किया, बॉडी चलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? लिमिट आ गई, फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट आ गई। वो इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर ही नहीं सकता, इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर ही नहीं सकता। तो वो क्या आ गई? उसकी लिमिट आ गई है। ठीक है, तो वो इसकी लिमिट हो गई है। तो उसको हम क्या कह देते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एन ऑब्जेक्ट कैन अप्लाई, या फिर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कैन एक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। आई थिंक बेटे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई। ठीक है, तो पहले लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन, it is the frictional force which comes in contact when one body tries to move on another body, but the actual motion has not started yet. Has not started yet. इसको पोलियो की ड्रॉप पिलानी पड़ेगी, है ना, 2 बूंद जिंदगी की। तो देखो भाई, क्या होता है आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन? इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ये ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि कांटेक्ट में आता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलने की कोशिश करती है। ठीक है, बट एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इट एडजस्ट इटसेल्फ, इट एडजस्ट इटसेल्फ according to the force applied। जितना आप फोर्स लगाओगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर लेगा? अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई। अब देखो भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लगा? स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपके पास वो लगा कब? जब बॉडी ने दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने की कोशिश की। तो स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो एक्चुअली हमेशा नहीं लगता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा नहीं लगता है। ये कब कांटेक्ट में आता है? जब बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलने की कोशिश नहीं करेगी। जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे ही बाहर से फोर्स लगा वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो इन केस अगर आप कहना चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो कि कोई एक्चुअल में स्टैटिक फ्रिक्शन टाइप कोई चीज ही नहीं होती। वो कब कांटेक्ट में आती है? जब बाहर से कोई फोर्स लगे। ठीक है, जब तक बाहर से फोर्स ना लगे तब तक कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, जब बाहर से फोर्स लगेगा उसी टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, अदरवाइज कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखो। इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स which comes in contact, या फिर it is the maximum frictional force, it is the maximum frictional force that comes into play। इसकी लिखने है भाई, it is the maximum frictional force that comes into play when one body is just on the verge of moving। मतलब वर्ज ऑफ मूविंग मतलब चलने की कगार पर है, वर्ज ऑफ मूविंग। ठीक है, जैसे घर वाले बोलते हैं ना आपको पढ़ ले, नहीं तो तू पिटने की कगार पे है। तो चलने की कगार पर, चलने की कगार पर हो। इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है। यही जो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है यही क्या होता है? सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते जाओगे
वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और लिमिटिंग फोर्स क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। तो लिख ली होगी भाई, ये दोनों ही डेफिनेशंस लिख ली होंगी सभी ने, स्टैटिक फ्रिक्शन की और लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। जैसे ये बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो कौन सा फोर्स आ गया फिर, काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे ही बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया तो कौन सा फोर्स आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले, पहले डेफिनेशन ही लिख लो, काइनेटिक फ्रिक्शन इज द opposing force which comes into play when one body is moving on the another body। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही होती है उस टाइम पे कौन सा जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। उस टाइम पे कौन सा फोर्स आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो भाई, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स दो टाइप का हो सकता है, एक तो कैसा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग कब कहेंगे और रोलिंग हम कब कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स। तो एक व्हील की बात कर लेते हैं, व्हील क्या करता है भाई, रोल करता है, बिल्कुल व्हील रोल करता है। यहां पर क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ये पॉइंट है पॉइंट पी। अब आपने इसके एक्सल को घुमाया, तो जैसे आप इसको घुमा रहे हो, इसको कौन सी साइड में घुमा रहे हो, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है क्लास में ना, आधे से ज्यादा बच्चे ये बोलेंगे ये वाली लेफ्ट साइड है, ये वाली राइट साइड है। मैं कितना मिस कर रही हूँ तुम्हें, है ना, नालायक तुम मिस ही नहीं करते बिल्कुल भी। तो देखो ये है आपके पास, ये राइट साइड में घूम रहा है, घूमेगा ऐसे। जब आप इस पर फोर्स लगाओगे, आप साइकिल की व्हील की बात कर लो, ठीक है, जब आप पैडल पर फोर्स लगाओगे तो ये व्हील घूमने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा। अब ये जो पॉइंट है यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, इसके वेट को बैलेंस करने लग रहा है और इसको आगे चलने नहीं देता। बट ये पॉइंट क्या चाहता है, आगे की तरफ चले, ठीक है, आगे की तरफ चले, ऐसा चाहता है। अगर आपने इसको यहां से इस तरह से फोर्स लगाया होता तब तो क्या होता, ये आगे की तरफ खिसकता, स्लाइड करता पॉइंट। बट अब आपने यहां पर फोर्स ना लगाकर इसके एक्सल के ऊपर फोर्स लगाया है। एक्सल तो हर एक पार्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगा, हर एक पार्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगा, तो सेम फोर्स यहां पर लगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर जगह पर लग रहा है, हर पॉइंट पर। इस पॉइंट के ऊपर तो अपोजिंग फोर्स है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, इसके ऊपर भी कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, मैं ये मान लेती हूँ, ये वाला पॉइंट क्या है, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, और व्हील कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ। अब ये बात ज्यादा बड़ा बन गया ना बेटा, ऐसे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पी था, ये पॉइंट अब यहाँ पहुंच गया है, तो पॉइंट पी कुछ यहाँ पे पहुंच गया। इस थोड़ी देर बाद क्या होगा, आगे वाला ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से व्हील चलता रहता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चलने के लिए कौन सा फोर्स नेसेसरी है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, हेल्प करता है ऑब्जेक्ट इन मूविंग। स्टैटिक फ्रिक्शन हेल्प्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टार डाल के लिख लेना, ठीक है, हेल्प्स ऑब्जेक्ट टू मूव, ठीक है। इसी तरह देखो, जब आपने कार पर ब्रेक सप्लाई किए, इंजन ऑफ किया, ब्रेक सप्लाई किए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन में आया, काइनेटिक फ्रिक्शन ने क्या किया, उसको स्टॉप कर दिया। तो ये लाइन लिखो, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन हेल्प्स ऑब्जेक्ट टू स्टॉप। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को हेल्प करता है स्टॉप हो जाने के लिए।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोनों। अब देखो भाई, आपके पास जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्या है कि आप जब भी आप चलते हो तो फ्रिक्शन, डज फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन वॉकिंग? लिख लो बेशक से क्वेश्चन, डज फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन वॉकिंग और अपोज अवर मोशन, और अपोज अवर मोशन। फ्रिक्शन हमारे चलने में हेल्प करता है या फिर हमारे मोशन को अपोज करता है? तो दोनों में से क्या काम करता है फ्रिक्शन? यू हैव टू टेल दैट। तो देखो भाई, डज फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन वॉकिंग, हमें फ्रिक्शन हेल्प करता है वॉक करने में या अपोज करेगा? अभी देख लेते हैं। ये हमारी बॉडी है, ठीक है, और ये है हमारा एक पैर। ओके, खबरदार कोई डायग्राम पे हंसा तो पिटाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये पैर है, तो ये जैसे ही अर्थ के कांटेक्ट में आया तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग गया? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कौन सा फोर्स तुरंत कांटेक्ट में आ गया? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमने अर्थ को प्रेस किया पीछे की तरफ, ठीक है, हमने मान लो पीछे की तरफ प्रेस किया, तो अर्थ क्या करेगी? हमें आगे की तरफ प्रेस करेगी। बिल्कुल करेगी भाई, हमने अर्थ को नीचे की तरफ प्रेस किया तो अर्थ हमें आगे की तरफ प्रेस करेगी। अब हमारी बॉडी, जब अर्थ ने वापस फोर्स लगाया है तो हमारी बॉडी आगे की तरफ झुकेगी। तो जैसे ही हमारी बॉडी आगे की तरफ झुकेगी तो हमारा दूसरा पैर क्या करेगा? वो तो हमने नहीं कर रखा था, ठीक है, वो तो हमने इस तरह से अटैच नहीं कर रखा था कि उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन करे, हम उस पैर को उठा लेते हैं तुरंत। अब देखो, जब बॉडी इस तरह से चलने की कोशिश करती है तब तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, लेकिन जब आप उस ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा लेते हो तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है? नहीं। उस टाइम पे कौन सा फोर्स एक्ट करता है? ओनली mg, वेट, बॉडी का वेट एक्ट करता है सिर्फ। तो हमने हमारे दूसरे पैर को इजीली उठा लिया, ठीक है, उस पर बॉडी का वेट एक्ट करता है, और वेट क्या है? उतना ही फोर्स अर्थ हमें आगे की तरफ दे रही है। तो हम क्या करते हैं? अपने पैर को उठाकर, आगे वाले पैर को उठाकर, जो कि अभी तक टेढ़ा था, ऐसे इस तरह से था, उसको उठाकर यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। अब बॉडी क्या हो गई? तुरंत की तुरंत यहाँ पर हमारा बैलेंस बन गया। अब जब ये बैलेंस बन गया तो हम इस पैर को तो सीधा कर लेंगे और ये वाला पैर उठा लेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन ने क्या किया? हमें चलने में हेल्प की या हमारे मोशन को अपोज किया? हेल्प की है। क्यों हेल्प की है? कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, कांटेक्ट में नहीं होता अगर फ्रिक्शनल फोर्स, तो क्या हमारी बॉडी चल पाती बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स ही तो था जिसकी वजह से हम अर्थ पर प्रेस कर पाए। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो क्या हम अर्थ को प्रेस कर पाते? पैर के और अर्थ के बीच में केले का छिलका आ जाए, फ्रिक्शनल फोर्स खत्म। फ्रिक्शनल फोर्स खत्म तो क्या आप अर्थ को प्रेस कर पाते हो? अब आप अर्थ को प्रेस नहीं कर पाते, आप फोर्स लगाने की कोशिश करते हो तो आप स्लिप हो जाते हो। तो फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या किया? स्टैटिक फ्रिक्शन ने अर्थ पर फोर्स लगाने में हेल्प की। That's why frictional force helps us in walking. Okay, you have studied it in previous classes also, but phenomena I am telling here कि किस तरह से frictional force चलने में help करता है। I think clear हो गया होगा। frictional force आंसर लिख लेना, frictional force helps us in walking। अब नेक्स्ट देखो, अभी हमने व्हील की बात की थी ना, तो व्हील की बात की थी। अब व्हील, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन था, यहाँ पर हमारा व्हील था, ठीक है, ये व्हील था, ये यहाँ पे कांटेक्ट में था, ये पॉइंट, तो जब ये पॉइंट कांटेक्ट में था तभी तो ये आगे वाला पॉइंट चलने के लिए यहाँ पर आ पाया। हमने फोर्स लगाया तो ये पॉइंट कांटेक्ट में था, तभी तो ये पॉइंट यहाँ पर आ पाया। बिल्कुल आ पाया ना, क्योंकि इस पॉइंट पी को स्टैटिक फ्रिक्शन ने रोक कर रखा था, तभी तो हम इजिली फोर्स लगा पाए। बट अगर ऐसा होता कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं होता, बिल्कुल फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, तो आप क्या करते? आप फोर्स लगाते और ये व्हील यहीं पर घूमने लग जाता। आप कई बार ये कहते हैं ना, चक्का स्लिप हो रहा है, या फिर रेत में जैसे कम फ्रिक्शन होता है, तो आपने देखा होगा कहीं कि गाड़ी होती है वो पीछे रेत तो फेंकने लग जाती है, रेत फेंकने लग जाती है बट आगे नहीं बढ़ती। तो उस टाइम पे क्या होता है? वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं मिल पा रहा उन्हें जो उनको चलने के लिए चाहिए। आप फिर चाहे कितना भी फोर्स लगाए जाओ, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिलेगा गाड़ी मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।
अब स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स की और रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन और लिख लो। स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? द फ्रिक्शनल फोर्स which comes in contact when one body slides over the another body। ये बॉडी है, ये पॉइंट यहाँ पर कांटेक्ट में है, आपने इसको इस तरह से फोर्स लगाया, किसी एक्सल के अराउंड ना लगाकर इस तरह से फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये कुछ देर के बाद ये वाला पॉइंट, बॉडी यहाँ पे पहुंच जाएगी, बॉडी यहाँ पे पहुंच चुकी होगी, ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, होगा ना ऐसा। तो ये क्या कर रही है? बॉडी इसके ऊपर स्लाइड कर रही है। तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा उस फ्रिक्शनल फोर्स को आप क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स which comes in contact when one object slides over the another object। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है उस टाइम पर कौन सा फोर्स होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो और ये एक्चुअली स्लाइड कर रहा हो, ठीक है बेटा, एक्चुअली क्या कर रहा हो? स्लाइड कर रहा हो। दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा हो जाएगा? सॉरी, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा हो जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स व्हिच कम्स इन कांटेक्ट व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता हो, घूम रहा हो, उस टाइम पे कौन सा फोर्स होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो लेस होता है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसीलिए चीजों को रोल करके लेकर जाने में ज्यादा इजी सहूलियत होती है। तो इसीलिए जो हैवी वेट्स होते हैं उनके नीचे क्या लगा दिए जाते हैं? टायर्स लगा दिए जाते हैं। जो लगेज के लिए बैग्स होते हैं उनके नीचे भी क्या लगा दिए जाते हैं? टायर्स। जो हैवी वेट होता है उसको कार्ट वगैरह पर रख कर लेकर जाते हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, चीजों को स्लाइड करके ले जाना बहुत मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू चीजों को रोल करके लेकर जाना। नेक्स्ट, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि अगर आप एक स्टील को स्टील के ऊपर ही रोल करो तो वो फोर्स सिर्फ 1% होता है। किस फोर्स का? जब आप स्टील को स्टील के ऊपर स्लाइड करते हो, ठीक है। तो ये था आपका आज के लिए फ्रिक्शनल फोर्स का टॉपिक। नेक्स्ट हम आगे करेंगे इनके रूल्स।